स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज़ चैनल में। मैं स्वप्निल जैन। आज कोरोना महामारी को लेकर के पूरे ज़िले में जो हालात हैं और भवानी मंडी क्षेत्र में जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के DYSP गोपीचंद जी मीणा, वहीं राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय के कोविड प्रभारी डॉक्टर रोहित सोनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं रोहित जी से शुरुआत करना चाहूँगा। रोहित जी, 7 मई के आंकड़े ये बताते हैं कि 466 केसेस जो है वो ठीक हो गए हैं, वहीं 400 केसेस अभी भी एक्टिव हैं और 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकारी अस्पताल के प्रशासन की तरफ से कहाँ चूक हुई? सर, ये सरकारी मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चूक कहना ये कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एक हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इसके लिए। प्रशासन हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए और हमारी ये संपूर्ण जो जनता है, इन सबका सामूहिक दायित्व था कि इसको रोकें। किसी एक कड़ी को हम बोलें कि इसकी वजह से ऐसा होगा, ये नहीं, ये उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो गलतियां सब हम सभी की हैं। हम सबको इसको रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे उनको आगे प्रोत्साहित करना था, भीड़ से बचना था, मास्क का प्रयोग करना था, डिस्टेंसिंग करनी थी, जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो करना था। बट हम उसको नहीं कर पाए पूरी तरीके से और हमें आज इस गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा सर कि कई सारे परिजनों से जब हमने बात की जो कि CHC भवानी मंडी में एडमिट थे, तो उन्हें कई स्तरों पर काफ़ी सारी असुविधाएं महसूस हुई। जैसे कि सबसे पहले एक फिजिशियन डॉक्टर का नहीं होना, दूसरी चीज़ ये कि टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं मिल पाना, तीसरी चीज़ ये कि साफ़ सफाई की कमी होना। सर, तो जब ये लहर अपने चरम पर पहुंच रही थी, जब केसेस हमारे यहाँ बढ़ने शुरू हो गए थे, तब क्या इन पक्षों पर सरकारी अस्पताल की किसी भी प्रभारी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, ये गलत बात है। आपने जो 3 चीज़ें गिनाई कि फिजिशियन का नहीं होना, ये राज्य सरकार का विषय है, वो यहाँ पर प्रतिस्थापित करती है या नहीं करती है उसका कहना है। दूसरा आपने बोला ऑक्सीजन की कमी। हमारे भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। प्रशासन से पूरा सहयोग मिला है और जितनी अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती थी वो की है। तीसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पेशेंटों को, देखिए अब इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी गंभीर परिस्थिति है, तो लाजमी है कि लोगों को परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन हम आज की डेट में झालावाड़ ज़िले में सबसे ज़्यादा कोविड केयर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको जो अधिक से अधिक या जो समुचित व्यवस्था या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो प्रोवाइड करा रहे हैं जी। रही बात साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई कोरोना काल में करवाना, और क्योंकि आज आपको भी लें, आप भी अगर एक साफ़ सफाई कर्मी हो तो आप भी उसमें डरते हैं, फिर भी हम अपने स्तर पे नगर पालिका के सहयोग से जो जो पॉसिबल हो सकता है वो करवा रहे हैं जी। गोपीचंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को किन किन स्तरों पर संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खबर 24 न्यूज़ चैनल को, जो इस कोविड बीमारी के लिए अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से आपने कैंपेन चलाया है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि ये कोविड का संक्रमण जो फैला हुआ वो 15 अप्रैल के बाद से बहुत ज़्यादा आने लगा था जी। उसी पीरियड में हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे IG साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, क्लर्क साहब द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई थी। उस कार्य योजना के तहत हमने जो अंतर्राज्यीय नाके लगाए गए, वहाँ पर अनावश्यक आवागमन को रोकथाम करी, किंतु उस समय ये सारा कुछ तो हम कर ही रहे थे। और हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक कोर टीम बनाई। उसमें प्रशासन के प्रतिनिधि थे, एजुकेशन से थे, मेडिकल स्टाफ था। तो उसी समय से हमने उनका दायित्व ये था हर गांव में सर्वे किया जाए और जो कोरोना के लक्षण वाले जो लोग थे उनको मेडिकल किट मुहैया कराया जाए। चूँकि ये ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण अंचल है, और ये समय ग्रामीण अंचल में शादी ब्याह का होता है जी। तो ग्रामीण अंचल में काफ़ी लोग शादी ब्याह भी हुए। हालांकि हम लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने काफ़ी लोगों को समझाइश करी, हमारी कोर टीम ने समझाइश करी, कई लोगों को फाइन किया गया। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन जो कर रहे थे उन पर लगातार फाइन भी कर रहे हैं, मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रहे हैं।
लगातार हमारा ये प्रयास अभी तक जारी है, किंतु मुख्य रूप से जब मैं मानूंगा मध्य प्रदेश में जब लॉकडाउन हो चुका था तब राजस्थान में इतनी पाबंदियां नहीं थी, हालांकि यहाँ भी अनुशासन सप्ताह चलाया जा रहा था। तो एमपी सीमा से लगते हुए गांव के जो संक्रमित लोग थे, जैसे आगरा जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिले, इस जिले में जो लोग संक्रमित हुए और जो लोग क्रिटिकल पोजीशन में थे, चूंकि भवानी मंडी वो झालावाड़ जिला मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधाएं ठीक है, इस कारण से वो लोग यहाँ आए और उन लोगों ने संक्रमण फैलने में ज़्यादा उनकी संपर्क में आने से संक्रमण फैला। और उसके साथ साथ जब लॉकडाउन हुआ, शादी ब्याह का सीजन था, तो भवानी मंडी में भी खरीदारी के लिए काफ़ी लोग आए जी। और एमपी से उन लोगों ने ये संक्रमण जो आज की तारीख में जो आंकड़े दर्शा रहे हैं वह इसी का नतीजा मैं कह सकता हूँ जी। सर, जैसे कि हमने देखा कि एक लॉकडाउन जो है, जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो बीत चुका है और अभी राज्य सरकार ने एक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है जो कि आज से शुरू हो चुका है। तो इस लॉकडाउन के अंदर पुलिस अपनी क्या स्ट्रेटजीज चेंज करने वाली है, क्या व्यवस्था और पुलिस की तरफ से होने वाली है? देखिए, आज से हमने जो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो सार्वजनिक यात्रा करने के जो साधन थे, जिसमें बसें हैं, सार्वजनिक बसें, जीप आदि पर पूरा बैन लगा दिया है, उनको बिल्कुल नहीं आने दे रहे। और अंतर्राज्यीय नाकों पर मुस्तैदी से जाब्ते को खड़ा किया है। उनमें नाकों पर हमारे मेडिकल टीम भी लगी हुई है, उसमें पंचायत समिति की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से भी पूरी एक टीम लगी हुई है। 4 नाके लगे हुए भवानी क्षेत्र में। वो लोग अंतर्राज्यीय लोगों को आने पर बिल्कुल रोक लगा रखी है। कोई मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी लोगों को आने जाने में बिल्कुल रोक है। अगर किसी को आना होगा तो 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट दिखा के ही आना होगा। किंतु जैसे मजदूर लाइन ना करें और इसके अलावा लोगों को, आमजन को खाद्य चीज़ों की असुविधा नहीं हो, इसलिए जो रिलैक्सेशंस है उसमें भी आवश्यकता के मुताबिक वो कार्य जारी है। और जो खाद्य आपूर्ति कर रहे हैं व्हीकल्स, उनको अभी नहीं रोक रहे, लेकिन बिना वजह घूमने वाले लोगों को हम संस्थागत क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन में भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में लगभग 150 लोगों को पुलिस ने क्वारंटाइन किया है और जो जिनको क्वारंटाइन किया उनका सैंपलिंग भी करवाया साथ में, और उनको जो कोविड सेंटर बनाए हैं वहाँ पर हमने क्वारंटाइन किया हुआ है जी। रोहित जी, आप मुझे बताइए कि कोविड प्रभारी होने के नाते सरकारी अस्पताल में जब आप कोविड के मरीजों के साथ में डील कर रहे होते हैं तो आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? सर, चुनौतियाँ तो बहुत सारी रहती हैं। पहली बात, अगर किसी के घर पे मरीज अगर बीमार होता है और वो चाहता है कि सब जल्द से जल्द उसको एक रिलीफ मिले, तो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि अगर ऐसा होगा किसी के पास भी तो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है या फिर बहुत ही उत्तेजना में रहता है। जब वो आता है तो हम उसको आराम से ट्रीट, मतलब उसकी जो भरसक मदद होती है वो करते हैं। उसको एडमिट करना जो भी है, जो अगर हमारे पास जगह नहीं है तो ऊपर बात करके, अगर ऊपर उपलब्ध है तो उसको वहाँ पर शिफ्ट करने की जो व्यवस्था होती है वो करते हैं। 108 या आने जाने के साधन, उसके लिए भी हम उनकी बात करते हैं, उनको सहायता प्रोवाइड कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जनप्रतिनिधि का सिफारिश लेके और वो करके वो हमारे काम में एक अड़चन पैदा होती है। हम भी इंसान हैं, हम भी आप लोगों के बीच से हैं और हम आप लोगों की भरसक मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे काम को और ही ज़्यादा मतलब जटिल बना दिया जाता है कि ये वो क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं और हम जितनी भरसक कोशिश मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो बस मेरा यही अनुरोध है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है और हमारे ऊपर, हमारे अंदर जितना बेस्ट हम अपना कर सकते हैं वो हम आपकी मदद करेंगे। रोहित जी, जैसा कि बीते कुछ दिनों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जब कोई पेशेंट सरकारी अस्पताल भवानी मंडी में आते हैं तो उन्हें झालावाड़ रेफ़र कर दिया जाता था। फिर उसके बाद से जब से नून हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं बढ़ी है, तब से नून हॉस्पिटल के ऊपर ना सिर्फ भवानी मंडी क्षेत्र का बल्कि पूरे आसपास के लगभग 150 किलोमीटर के क्षेत्र का विश्वास जो है वो बना है। ऐसे में भवानी मंडी सरकारी अस्पताल अपना विश्वास बनाने में कहाँ पीछे रहा? नहीं सर, ये गलत बात है कि भवानी मंडी सरकारी अस्पताल ने अपना
विश्वास लोगों में नहीं बनाया। जी। आज हमारे पास 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जो हमने पहले 5 से स्टार्ट की थी, 15 पे पहुँचे, 20 पे पहुँचे और आज हम 30 पे हैं। हमारे पास स्टाफ वही है जो लिमिटेड था, डॉक्टर्स भी वही हैं जो लिमिटेड हैं। हमारे पास फिजिशियन नहीं है, या जो मशीनरी या जो इक्विपमेंट उपकरण होते हैं वो नहीं है जो एक मतलब एक वेल डेवलप्ड कोविड केयर सेंटर में होने चाहिए। जी। तो हम एक लिमिट तक ही एक आदमी को, एक मरीज को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई या कुछ कैजुअलिटी हो गई फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85-90 के अप्रोक्स आता है तो हम उसको क्रिटिकल केयर जो हमारे पास अवेलेबल है वो करके हम उसको सेटल करके और स्वस्थ करके डिस्चार्ज भी कर देते हैं। जबकि यहाँ मतलब यहाँ पर कम से कम 20 मरीज हम डिस्चार्ज कर चुके हैं स्वस्थ करके। अब क्या होता है कि एक गवर्नमेंट सेटअप और एक प्राइवेट सेटअप में अंतर होता है। प्राइवेट सेटअप में उनके पास सभी उपकरण हैं, फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं और बड़ा स्टाफ है। हमारे पास जो संसाधन है वो एक लिमिटेड है। फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते हम जो भरसक मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। और झालावाड़ जिले में भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा अगर कोई एक ऐसा कोविड केयर सेंटर बता दें जिसने इतने ज़्यादा मरीजों का इलाज किया हो, इतने मरीज भर्ती कर रहा हो, तो किसी की भर्त्सना करना आसान है, लेकिन उसके काम को एप्रिसिएट भी लोगों को करना चाहिए। जी दर्शक, मुझे लगता है कि सर आपकी बात बिल्कुल समझी जा रही है। ऐसे में आपकी क्या प्रशासन से कोई मांग है, राज्य सरकार से कोई मांग है जो कि तात्कालिक रूप से पूरी होनी चाहिए? सर जो ये एक जो हम आप जैसे मांग का बोले हैं तो ये ऐसी नहीं होती कि हम आज मैंने बोला और कल पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर फिजिशियन लगाना है, MD मेडिसिन लगाना है, तो वो ऐसे आपको पूरे झालावाड़ में भी नहीं मिल रहा है। तो एक लंबी दूरी की मांगे हैं जो धीरे धीरे करके पूरी होंगी। आज हमने बोला और कल हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर अभी ज़रूरत तो तात्कालिक है ना। लंबी दूरी की मांग बेशक मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत तो तात्कालिक है। अगर प्रशासन प्रोवाइड कर सकता है तो स्वागत होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास साधन है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड जितने हैं पूरी फुल हैं, और जितने भी पेशेंट आते हैं हम जैसे पर डे 3 से 4 पेशेंट डिस्चार्ज भी करते हैं, 1-2 रेफर भी करते हैं। उसके बाद भी अगर पूरा हो गया है और उसके बाद ही पेशेंट आ रहे हैं, अब वो बोलते हैं कि साहब हमें भी भर्ती कर लीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे 30 का कैपेसिटी है, हम 32-35 भर्ती करे हुए हैं, उसके बाद आप बोले 5 और भर्ती कर लीजिए। तो उसके लिए है कि धावला खींची में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, एक झालरापाटन सैटेलाइट हॉस्पिटल में 100 बेड का बनाया गया है। तो हम वहाँ के प्रभारी से बात करके उसको वहाँ रिफर करने की व्यवस्था करते हैं। जी गोपी चंद जी, जैसा कि इस दौर में देखा जा रहा है कि दवाइयों के ऊपर कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कई इंजेक्शन जो कि कोविड के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है वो अपनी कीमत से 10 गुना 20 गुना कीमत पे ज़्यादा बिक रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात की जाए सर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन क्या कदम उठा रही है? जैसा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबरें पढ़ने को मिली है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो या ऑक्सीजन की कालाबाजारी, किंतु झालावाड़ जिले में और भवानी मंडी क्षेत्र में इस तरीके की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ऐसी शिकायतें भवानी मंडी उपखंड में नहीं आई है। सर अगर कभी कोई व्यक्ति इस कालाबाजारी का शिकार होता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? वैसे तो कोविड सेंटर के लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भवानी मंडी में भी खोला गया है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम खोले गए हैं, और इमरजेंसी में पुलिस के भी 100 नंबर हैं। और मैं खुद चाहूँगा कि अगर कोई लोग ऐसी कोई शिकायत है मेरे से संपर्क करें, उनकी पूरी मदद करेंगे और संबंधित के खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे। जी सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से पुलिस प्रशासन क्या आम जन में अपना विश्वास बनाने में कायम रहा इस दौरान, इस महामारी के दौरान? जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस जब भी विकट समय आया उस विकट समय में हमेशा खरी उतरी है। और झालावाड़ पुलिस के लिए, भवानी मंडी पुलिस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे SP मैडम महोदय के नेतृत्व में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ लगातार 24 घंटा रह के काम कर रही है। आप देखिए हमारे पुलिसकर्मी, मेरे सर्किल के पुलिसकर्मी जिनके 2-3 परिजनों की इस कोविड बीमारी से मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन वो भी DA की बैठक के बाद में वापस आके नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की झालावाड़ जिले में
आगामी टाइम पर शादियां थी या पिछले टाइम शादियां थी, उन अधिकतर लोगों ने शादियां भी कैंसिल करी है। और जैसा आप देख रहे हो, पुलिस दिन रात रोड पे है और लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लगातार अनाउंसमेंट करवा रही है। गांव-गांव में पुलिस का हमारे एक बीट कांस्टेबल लगातार घूम रहा है और लोगों को समूह में इकट्ठा नहीं होने और कोविड गाइडलाइन की पालना करने के बारे में हमेशा उनको समझाइश कर रहे हैं और ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, भवानी मंडी में मेरे ख्याल से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास जरूर रहा होगा। रोहित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भवानी मंडी के अंदर न सिर्फ भवानी मंडी प्रॉपर के मरीज आते हैं, बल्कि आसपास के जो गांव लगते हैं वहाँ के भी मरीज जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। भाई ऐसा होता है कि 6 दिन 7 दिन तक सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं, खांसी सर्दी को नकारते हैं, इग्नोर करते हैं या किसी झोला छाप से इलाज करवाते हैं, और फिर जब परिस्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो आप लोगों के पास में आते हैं। ऐसे में उन लोगों को खास तौर पर आपकी क्या सलाह है कि कभी वो इस बीमारी की चपेट में आ जाएं या कभी उन्हें हल्के फुल्के लक्षण दिखना शुरू हों तो वो कैसे बचें, नंबर 1। नंबर 2, वो कैसे अपने जीवन की, अपने दिनचर्या को इस तरह से बनाएं कि वो इस बीमारी के चपेट में ही ना आ पाए। देखिए, जैसे ही हमें कोई पहला लक्षण दिखता है कि हमें फ्लू का है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सीरियस लेते हुए उसका इलाज प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कराने की कोशिश करना है। हकीम, झोला छाप, बंगाली, इनके पास ज़्यादा कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि ये जो इलाज करते हैं ये शुरुआत से ही कुछ ऐसी दवाइयाँ उनका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनकी बीमारी का मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब फिर उसको अगली स्टेज में जब उनका सैचुरेशन डाउन जाने लगता है, कंडीशन डेटेरियोरेट होने लगती है, तो वो फिर सरकारी अस्पताल या किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। तब तक थोड़ी देर हो जाती है। तो जैसे ही उन्हें कोई पहला साइन दिखता है, प्रॉपरली अस्पताल आके जो प्रॉपर दवाइयाँ हैं, जो साइन किस तरह का साइन सर, कैसे पहचाने कि मुझे ये कोविड का लक्षण जैसे आपको गले में कुछ खराशें हो रही हैं, हल्की फुल्की खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, तो ये पक्का आपको इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन। तो ये ILI साइंस दिखने लगते हैं। तो उन साइंस को हमें इग्नोर ना करते हुए तुरंत उसकी दवाई प्रॉपर एक डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। वो आपको 3 दिन 5 दिन की दवाई देगा जो उस संक्रमण के लिए पर्याप्त रहेगी। 90% लोगों का इलाज उस दवाई के लेने से सही हो जाता है और वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। उसको यहाँ तक कि टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ही मान लीजिए आपने 5 दिन की दवाई ले ली, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत आके सरकारी अस्पताल में आएँ, RT-PCR कराएँ और जो उसकी संपूर्ण जाँचें हैं वो कराने के बाद आप उस बीमारी पे, संक्रमण पे काबू पा सकते हैं। रोहित जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि 1 मई से जो है राजस्थान सरकार ने घोषणा की और काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि क्षेत्र के जो युवा हैं या देश के जो युवा हैं 45 वर्ष से कम के और 18 से ज़्यादा के, उन लोगों को वैक्सीन लगना अब शुरू हो जाएगा। तो वैक्सीन के बारे में राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय के अंदर क्या तैयारी है? कोई भी 18 से 45 वर्ष की उम्र का व्यक्ति वैक्सीन कैसे लगवा सकता है, कब लगवा सकता है? ज़रा इसकी आप कुछ जानकारी साझा करते तो बेहतर होता। हाँ, देखिए, जो ये 18 से 45 वर्ष के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसमें पहले राजस्थान से 11 जिले चुने गए थे, जिसमें झालावाड़ जिले का नाम नहीं था। फिर इसके बाद जो राज्य सरकार से सूचनाएं आई, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको एक पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड आके आपको यहाँ पे को जो अपना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपको आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन साइट पर नहीं होगा। आपका रजिस्ट्रेशन आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आना है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई और ऐसी कठिनाई आएगी, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से और झालावाड़ में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करा चुके हैं अभी तक। जी गोपीचंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में लॉकडाउन लग जाने के बावजूद जो व्यापारी वर्ग है वो इस लॉकडाउन से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई अभी तो सावों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, और इसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी हो रही है कि शटर लगाया हुआ है लेकिन अंदर से व्यापार चालू है। तो इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है सर? मैं कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर
व्यापारियों को, जिसमें छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और अन्य जो छोटे जो ठेला लगा के व्यापार करने वाले थे, सभी लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आर्थिक हालातों से सभी को जूझना पड़ रहा है, लेकिन सभी को समझना होगा चूँकि ये बीमारी बहुत बड़ी घातक है और अगर समाज को बचाना है तो हमें इसके लिए ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अगर समाज को बचाना है तो। और इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, हमने जो लोग शटर खोल के और इस तरीके से जो काम कर रहे थे उनकी काफ़ी दुकानें, कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें हमने सीज करी है और काफ़ी उनसे जुर्माना भी वसूला है, जिसका मैसेज भी गया है। आज अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिल रही है, लेकिन भविष्य में भी अगर कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। और उनके खिलाफ हमने महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किए, जिनमें काफ़ी प्रभावशाली यहाँ के व्यापारी भी रहे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस जो है काफ़ी सख्ती से अपना काम कर रही है ताकि इस महामारी के ऊपर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके और फिर से वो सारे बाज़ार खुल सके, बाज़ारों की रौनक लौट सके, लोग बाज़ारों में आ सके, शादियाँ हो, बाकी सारे समारोह भी अपने सुचारू रूप से चलते रहे। गोपी चंद जी, जनता को कोई मैसेज आप खबर 24 के माध्यम से देना चाहें? मैं मेरी अंतरात्मा से लोगों से अपील करना चाहूँगा, बुरा समय है, गुजर जाएगा, किंतु बुरे समय में सेल्फ डिसिप्लिन में रह के और इस समाज को बचाने में सब योगदान दें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अभी जो सावे, ब्याह और अन्य फंक्शन है वह सब टाल कर दें। वैसे गाइडलाइन में बिल्कुल टाल कर दी है, जो करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं मेरे हृदय की अंतरात्मा से सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा, आप इस बीमारी का जब ही डटकर मुकाबला कर सकते हैं जब आप लोग घरों में रहेंगे और डिसिप्लिन बना के कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करेंगे। जी, रोहित जी, आपकी तरफ से कोई संदेश, और संदेश में खास तौर पर वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि आप देख रहे हैं कि आमजन अभी नहीं कर रहे हैं? सभी आम जनता को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। पैनिक नहीं लें कोई भी, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, क्योंकि रोग से लड़ने में दवाइयों से ज़्यादा उपयोगी आपकी इच्छा शक्ति होती है। तीसरा, आपको जो घर में हम नॉर्मली रेस्ट करते हैं, कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसको प्रॉन पोजीशन में, मतलब पेट के बल उल्टे लेटने की कोशिश करना है जी। उसके लिए एक एक्सरसाइज या बोले एक पोस्चर है जिसमें हमें 2 तकिए अपने लोअर पेट के नीचे साइड में रखना है, मतलब अपने जांघों के पास 2 तकिए रखना है, एक तकिए अपने को अपने सीने के ऊपरी भाग में रखना है, जिससे कि पेट आपका बेड से कुछ दूरी पे रहे, इस बीच में स्पेस रहे, पेट और पलंग के बीच में कुछ स्पेस रहे। ठीक है, जिससे कि इस पोजीशन में करने से क्या होगा कि हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है जी। हम जो हमारा जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का प्रॉब्लम आता है कि हमारा SpO2 लेवल गिर गया है, वो कम से कम 3 से 5% बढ़ जाता है जी। तीसरी चीज़, इसमें जो हमारा कोरोना का संक्रमण होता है वो सबसे पहले हमारे लंग्स के पिछले भाग पे अटैक करता है। अच्छा, तो जब भी हम सीधे लेटते हैं तो जो ब्रीदिंग की या जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज की फिनोमिना होती है ना, वो अवरुद्ध हो जाती है। हम उल्टे लेटते हैं तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो आगे के भाग से होने लगती है और पीछे भाग फ्री हो जाता है, जिससे हम ऑक्सीजन का ब्लड में मिश्रण अच्छे से होता है और हमें अच्छे से सांस आती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बस स्वस्थ रहें और अपनी रोहित जी, एक चीज़ का मैं और आपसे जिक्र करना चाहूँगा, आपने 2 मास्क लगा रखे हैं सर। हाँ जी सर। 2 मास्क लगाने के पीछे का कोई खास उद्देश्य? 2 मास्क का क्या है कि जो अब हम एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, मतलब आम जनता के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन जो पब्लिक के कांटेक्ट में, जैसे दुकानदार हुए या जो बिजनेस वाले हुए या जो पब्लिक के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं या प्रशासन हुआ, और तो हमें डबल लेयर 2 मास्क का यूज़ करना है, जिससे कि एक तो ये हमारा इसको रेस्पिरेटर बोलते हैं ऊपर को, और ये अंदर का जो होता है वो हमारा मास्क का काम करता है। तो रेस्पिरेटर हमें 90% अवरुद्ध कर देता है, क्या बात, जो पार्टिकल्स होते हैं, और फिर जो 10% वो अपना पीछे से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर साझा की गई पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी गोपीचंद मीणा जी द्वारा, वहीं कोविड प्रभारी रोहित जी द्वारा भी।
खबर 24 आप सभी लोगों से अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर अपने आप को जल्द से जल्द पंजीकृत करवाएं। ऐसी और खबरों के लिए और बातचीत के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खबर 24 न्यूज़ चैनल में। मैं स्वप्निल जैन, धन्यवाद।